आज नज़र कार्यक्रम में हम मिलवा रहे हैं आपसे पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के जो उम्मीदवार हैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से ईश्वर सिंह सुठानी जी, जो सुठानी गांव से बिलोंग करते हैं। तो ये गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं पीपीआई डेमोक्रेटिक के। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे ईश्वर जी कि क्या इससे पहले आपने कोई चुनाव लड़ा है? नहीं सर, मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा और ना ही मेरी पारिवारिक बैकग्राउंड है राजनीतिक। फिर अचानक एकदम इतना बड़ा चुनाव लड़ने की आपने कैसे ठान ली? सर, मुझे ये लगने लगा कि आने वाली पीढ़ियां चुनाव से संन्यास ले लेंगी और बाबा साहब का जो हमारा मजदूर किसान और छोटे दुकानदार का जो सपना था कि ये लोग देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने, वो सपना मुझे लग रहा खत्म हो जाएगा अगर हम ये पहल नहीं करेंगे। तो अब जैसे कि ये पार्टी का जो नाम है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, जब ये नाम कहीं सामने आता है तो लोगों की मानसिकता इस तरह से होती है कि भाई ये तो कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट हमारे भारत पे किसी भी तरह से मतलब सूट नहीं करती। तो आप कैसे इसको कम्युनिस्ट पार्टी से थोड़ा डिफरेंट कर पाएंगे? सर, ये बिल्कुल उससे अलग पार्टी है और हम काम कर रहे हैं और हम जाकर के इस पार्टी के बारे में पूरी तरह से बता रहे हैं। संवैधानिक पार्टी है और इसमें डेमोक्रेसी है, इसमें कोई परिवारवाद नहीं है, इसमें कोई क्या कहते हैं डायनेस्टी नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी वाला सिस्टम इसमें नहीं है और ये बिल्कुल उनसे अलग है। आज हम साबित कर रहे हैं। तो आपका जो चुनावी मुद्दा रहेगा इसमें अभी तक आपने कितने, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कितनी जगह से चुनाव लड़ रही है आपकी पार्टी पूरे भारत में, कितनी जगह से चुनाव लड़ी, और अगर उम्मीदवार ज़्यादा जीत के आए आपके जो पार्टी के जगह जीत के आए तो किसका, इंडिया का साथ देंगे या एनडीए का साथ देंगे? नहीं, देखो जो एनडीए ने तो देश के पीढ़ियों को पीछे धकेल दिया है। जो 70-75 सालों में जो संस्थाएं पिछली सरकारों ने बनाई थी, जो संसाधन जुटाए थे, इन्होंने सारे व्यापारियों के हवाले कर दिया गया है। जो पहले सरकारी खजाना भरा जाता था वो अब खजाना, तिजोरियाँ इनके बड़े बड़े कारोबारियों की भरी जा रही है। इससे सीधा आने वाली पीढ़ियों पर असर पड़ रहा है और हम एनडीए का तो बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। और कितने उम्मीदवार अभी इस चुनाव में, आप लोकसभा चुनाव में? हमारे लगभग 300 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं और सारे मजदूर किसान और छोटे दुकानदार के रूप में हैं और इन्हीं लोगों को संसद में पहुंचाएंगे, तभी ये रजवाड़े और पूंजीपति भागेंगे। तो अभी आपका जो चुनावी मुद्दा रहेगा वो क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी की तरह जैसे उनके जो चुनावी मुद्दे अलग हैं, कांग्रेस के चुनावी मुद्दे अलग हैं, तो आपकी पार्टी का क्या मुद्दा रहेगा? यदि सत्ता में आए तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? हम जैसे कि आपको मैंने बता दिया है पहले ही कि हम हैं मजदूर किसान और छोटे दुकानदार। इनके लोगों को चाहिए अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं और परमानेंट रोजगार और पुरानी पेंशन। इनसे जो है सभी का उत्थान हुआ था और इन्होंने सभी ये बंद कर दिए। इसलिए हमने सब ये चालू करना है, इनके लिए संघर्ष करना है और सबको एक समान शिक्षा देंगे। तो अब जब शिक्षा की बात आ गई तो शिक्षा का, जैसा मैं आपका मैनिफेस्टो पढ़ रहा था कि आपने शिक्षा के लिए भी स्लैब बना रखे हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए 7,000 का बच्चों को मतलब मासिक सहयोग दिया जाएगा, उसके बाद 12,000, उसके बाद 15,000। मैं समझ गया आपके बारे में। मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि संविधान के आर्टिकल 21 और आर्टिकल 45 में सभी के लिए, इस देश के सभी बच्चों के लिए, 14 साल तक की उम्र के बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया ताकि देश में कोई भी नागरिक शिक्षा से दूर न रहे। ये जो सरकारें हैं ये शिक्षा को बढ़ावा नहीं देती हैं। ये सरकारी स्कूलों को ताला लगा करके आने वाली पीढ़ियों को अनपढ़ पैदा करने की ये साजिश रच रही है और इसीलिए हम शिक्षा को ज़्यादा महत्व देंगे। जो फ्री राशन दे रहे हैं, ये कोई फ्री पैसा दे रहे हैं, उसकी बजाय हम उस एक घर में एक परमानेंट रोजगार का इंतजाम करेंगे। अब स्वास्थ्य की बात आती है तो जैसे मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान कार्ड लागू करा, जिसका लोगों ने काफ़ी फ़ायदा भी उठाया। तो आपकी भी कोई इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी कोई मतलब योजना होगी? सर, ये जो है 75 सालों में जब से संविधान लागू हुआ है, एक खास विचारधारा के लोगों ने ये मान लिया था, ये ठान लिया था कि ये जो दबे कुचले लोग हैं, नीचे से जो लोग हैं, ये ऊपर आ रहे हैं, ये ऊपर आएंगे तो हमारी हैसियत खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने उसी दिन से, डे 1 जिस दिन से संविधान लागू हुआ, उसी दिन से संविधान को खत्म करने का प्रयास किया गया। ऐसा करके ये जो लोग हैं आने वाली पीढ़ियों पे कब्जा और परमानेंट शासन चाहते हैं, ये हम नहीं होने देंगे और ये हम अपनी नीतियों से इनको रोक लेंगे।
अब जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, आज से लगभग 100 साल पहले या 90 साल पहले जो उन्होंने संघर्ष करा और उस परिस्थितियों को झेलते हुए उन्होंने एक मुकाम हासिल करा, तो उस वक्त की परिस्थितियों के अनुसार जो बी आर अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया वो एकदम सही था। लेकिन समय के अनुसार जैसे परिस्थितियां बदलती जा रही हैं तो संविधान में भी कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है। क्या आप उस बात से सहमत हैं? सर, इसीलिए भारत के संविधान को श्रेष्ठ कहा जाता है, लचीला कहा जाता है। अभी जैसे कि ये जो शिक्षा का, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान, ये जब संविधान लागू किया था तो 1960 तक के लिए प्रावधान था। 60 तक जो है हर घर में शिक्षा पहुंच जानी चाहिए थी। जब हर घर में शिक्षा पहुंच जाती तो ये शिक्षा का ये जो मुफ्त शिक्षा का प्रावधान बदलना पड़ता था। इसी तरह से ऐसे बहुत से नियम है जो उस समय की जरूरत थी। अगर उस समय की जरूरत के हिसाब से आज परिस्थितियां बदल गई हैं तो उनको बदलना होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि संविधान के मूलभूत जो ढांचा है उसके साथ छेड़खानी की जाए। जो संविधान की प्रस्तावना है उसके साथ छेड़खानी संविधान के साथ छेड़खानी है। नहीं, अब जैसे हम आरक्षण के मुद्दे को लेते हैं, आरक्षण का मुद्दा ऐसा था, ठीक है कि भाई जातियां थी जो प्राचीन समय मतलब लगभग 2000 सालों से दबी हुई थी, उनको ऊपर आने के लिए कुछ समय चाहिए था कि जब वो समानता के अधिकार पे आ जाए, उनको भी वही सारी मतलब बिल्कुल आम जनता के बराबर आ जाए, जो दूसरा वर्ग है उनके बराबर आ जाए। तो क्या वो आरक्षण 25 साल तक के लिए सफिशिएंट नहीं था? जबकि बाबा साहब ने तो कहा था कि 10 साल के लिए आरक्षण होना चाहिए। नहीं, क्यों एक पीढ़ी 25 साल में तैयार होती है? नहीं, ये जब तक नहीं होगा, जब तक व्यक्ति की मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक व्यक्ति की मानसिकता ऊंच नीच वाली रहेगी, जातिवादी रहेगी, ये व्यवस्था नहीं बदलने वाली। देश का राष्ट्रपति, उसको सर्वोच्च सम्मान नहीं मिलता, प्रधानमंत्री बैठा रहता है, राष्ट्रपति खड़ा रहता है, ये जाति की पहचान है। और जब वो राष्ट्रपति बनता है तो एक विशेष जाति के नाम से, एक वर्ग के नाम से संबोधित किया जाता है। हमने दलित मंत्री बना दिया, हमने शेड्यूल कास्ट का तो इसमें कहीं बना दिया। इसमें कहीं कमी हमारी भी रही होगी। ये हमारे जितने भी मैंने देखे हैं जो दलित समाज से संबंधित एमएलए एमपीज हैं, उनमें एक तरह से जो सच कैंडिडेट मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा, उन्होंने में गुलाम मानसिकता आज भी बरकरार है। आज भी उन राजा महाराजाओं की रोक लगाने की उनकी आदत है। क्या उन्होंने अपने आप को बदलना चाहिए था? उन्होंने सुविधाएं तो ले ली, लेकिन वो समाज के नए ढांचे को खड़े नहीं कर पाए। इसके लिए दोषी कौन ज्यादा है? देखो जी, ऐसा है, ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 1952 में जब बाबा साहब को हरा दिया गया था, समाज ने हराया, तो जो जीतने वाला जो साथी था, उन्होंने बाबा साहब के पास गए, उनसे आशीर्वाद लिया और बाबा साहब ने पूछा, ठीक भाई, अब आप जीत गए हैं, सांसद हो गए, तो बताइए समाज के लिए कैसे काम करेंगे? तो उनका जवाब सुनेंगे आप? उनका जवाब था कि बाबा साहब, समाज ने तो आपको हरा दिया, जब जो आपने पूरा जीवन लगा दिया समाज के लिए, फिर समाज ने आपको हरा दिया। मुझे तो पार्टी ने जिताया, मुझे तो जो पार्टी मुझे कहेगी मैं तो वही करूँगा। आज तक वो लोग उसी लाइन पे चले आ रहे हैं। बाबा साहब के जो समाज के प्रति जो समर्पण था वो इन्होंने नहीं लिया। इनका जो 10 साल का जो आरक्षण था, राजनीतिक आरक्षण, उसका मैं मतलब बता देता हूँ। इन लोगों को चाहिए था कि राजनीति सीख करके शासन प्रशासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी लेकर के अपने संगठन बनाने चाहिए थे, अपना दल बनाना चाहिए था, अपने आप को मजबूत करना चाहिए था। लेकिन ये पीढ़ी धीरे अपने निहित स्वार्थों की वजह से उनकी दलाली करते आ रहे हैं और उनके जो है क्या कहते हैं, उनकी सेवादार के रूप में ये वही मैं आपसे कह रहा हूँ। आज आरक्षण के दम पे कोई अगर जिला उपायुक्त बना है या उससे ऊपर पोस्ट पे गया या राजनीति में वो उतरा है, उसने अपने दायरे को वहीं के वहीं रखा है और जो फायदा मिला उसका वो उनकी पीढ़ियों को मिला, बजाय दूसरों को मिलने के। जो उसी समुदाय से संबंधित है उनको दूसरों को मिलने के बजाय उसी अपनी पीढ़ी में ही मिला। बिल्कुल, वो अपने परिवार को पालने लग गया, वो अपने लिए फ्लैट खरीदने लग गया, वो अपने लिए सैर सपाटा करने लग गया, उसने समाज को पीछे छोड़ दिया। जबकि अगर यही चीज बाबा साहब करते तो उनके पास आज उनके बच्चों का अपार संपत्ति होती, उनका आज उनके परिवार का नाम होता ढंग से। लेकिन समाज पहले, व्यक्तिगत हित बाद में, ये बाबा साहब की विचारधारा थी। यही विचारधारा इस हमारे संगठन में जो शामिल लोग हैं उनकी है। समाज के प्रति अपने निजी खर्चे से पैसा निकाल करके ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई सेठ साहूकार से इस लड़ाई के लिए पैसा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यही भ्रष्टाचार का मूल मंत्र है। नहीं, आपने जो सबसे बड़ी बात कही कि भाई पूंजीपतियों के खिलाफ हमारी एक जंग है। जी है, बिल्कुल है। ठीक है, पूंजीपतियों की बात हम करें तो हमारा सीधा जो इशारा जाता है वो इंग्लैंड और अमेरिका वगैरह या यूरोप कंट्रीज की तरफ जाता है। जो पूंजीपति मतलब पूंजीवाद मीन्स पूंजीवाद वही है
और जो अपने उत्तर की इधर की बात करते हैं, एशिया की बात करते हैं, वो समाजवाद आ जाता है। तो लेकिन अब यूएसए की राजनीति हुई या ब्रिटेन की राजनीति हुई तो वो पूंजीपतियों की राजनीति तो कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से उनका आधार भी सामाजिक है। आज जो विरोध कर रहे हैं, आज यूएसए है, चाहे नरेंद्र मोदी जी का कोई किसी बात पे विरोध कर रहा है, या ब्रिटेन कहीं से विरोध कर रहा है, या जर्मन कहीं से विरोध कर रहा है, तो वो कर रहे हैं। तो देखो जी, ये मैं इतना बड़ा जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो पूंजीवादी की बात मैं बता रहा हूँ, हम 2 दिन पहले 3 दिन पहले रेवाड़ी के बाजार में हम अपने व्यापारी भाइयों से मिले थे और उनसे हमने कहा कि भाई मैं आपके दरवाजे पे आया हूँ वोट मांगने के लिए, और जो वोट का अधिकार जो मिला है हमें, ये इसी दिन ताकत दिखाने के लिए है। नेता जो है घर बैठे वोट मांग लेते हैं और वो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं। ये तरीका पूंजीवादियों ने ये बनाया है, जबकि तरीका ये था जो बाबा साहब ने आज से 92 साल पहले जो हमें ये सबको ये वोट का अधिकार दिलवाया, मजदूर किसान और छोटे दुकानदारों को। ये तो आपको पता होगा कि इनको अधिकार नहीं था पहले, 1928 से पहले ये अधिकार इनको था नहीं। ये बाबा साहब ने 1932 में संघर्ष करके दिलाया। इस अधिकार का एक ही मतलब है कि 5 साल में कम से कम एक बार नेता जनता के द्वार जाएगा, उसके सामने हाथ जोड़ के कहेगा कि मुझे दोबारा से संसद में जाना है, मुझे दोबारा से विधानसभा में जाना है। लेकिन पूंजीपतियों ने ये रास्ता अपने हिसाब से बना लिया। इन्होंने अपने एजेंट बना लिए। एजेंट जाते हैं, वोटों का सौदा करते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, जनता और समाज वहीं रह जाता है। हमने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने इन जो मजदूर किसान और छोटे दुकानदार, इन्हीं के लोगों को आगे बढ़ाया। और ये इनको कोई चंदा देने वाला भी नहीं और ये लेने वाला भी, पार्टी का सिस्टम नहीं है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन एक जो कंपटीशन की बात आ रही है, आज हर चीज पैसे पे डिपेंड है, तो उसमें गरीब तबका या किसान वर्ग वो कैसे मतलब उसको मेंटेन कर पाएगा? चुनावी खर्चे हैं। जी, मैं अभी मेरे पास चुनावी खर्चे का ब्यौरा देना है, मुझे कल भी जाना है गुड़गांव में। अभी मुझे 9 तारीख को चुनाव चिन्ह मिला है और 23 तारीख को खत्म हो जाएगा। इतने से दिन में मुझे 3 बार तो चुनाव का ये हिसाब किताब देने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। जो हमारे एजेंट है वो इतने एजुकेटेड नहीं है, उनको ऐसे सवाल दिए जाते हैं, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। हम वो तो ये जो चीज़ें हैं ना बनाई गई हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ, बड़े बड़े वो क्या कहते हैं जनसभा, ये बाजारों के बीच में जो चलता है उसे क्या बोलते हैं? रैली, पॉलिटिकल रैली। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं ये आम नागरिक सोच ही ना सके। आम नागरिक ये सोच करके राजनीति की तरफ सोचे ही नहीं। मैं इस चीज़ को गलत सिद्ध करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ और मैं अभी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 400 से ज़्यादा गांव में मैं घूम चुका हूँ और मैं ये 400 गांव में घूमने का और प्रचार करने का जो खर्चा है वो मैं अभी उसमें अपने चुनाव आयोग को मैं सौंपने वाला हूँ। और इससे जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, जो यंग पीढ़ी है, उनमें हमें राजनेता पैदा करना है। ये जो पार्टी है ये पार्टी नहीं है, ये नेताओं की फैक्ट्री है। हमारे 2 साल में कोई भी अध्यक्ष नहीं रहेगा, 2 साल के बाद में हर अध्यक्ष को बदल देंगे किसी भी लेवल का। किसी भी नेता को 2 बार से ज़्यादा चांस नहीं देंगे, जैसे अमेरिका में सिस्टम चलता है। आप देखते होंगे अमेरिका में 82 साल के जो बाइडन इतने बुजुर्ग होके 6 महीने से अपनी पॉपुलरिटी गेन करने के लिए गलियों में घूम रहे हैं, शहरों में घूम रहे हैं। और हमारे यहाँ एक 10 दिन का प्रचार बड़े बड़े बैनर और रैलियाँ करके 5 साल मलाई खाते हैं। तो ये व्यवस्था को हमने बदलना है और ये हमारे लिए चुनौती है, बदल के रहेंगे। जैसा कि आप लोग भी अभी चुनाव में लगे हुए हैं, लोकसभा चुनाव में, और जो यहाँ अपने आप को एक तरह से इस एरिया के राजा समझते थे या जिनका वर्चस्व इस बेल्ट में रहा, आज उनको भी बड़े मतलब गली गली जाना पड़ रहा है। तो वो उसके लिए क्या मानते हैं? क्या जनता ने उनको नकार दिया है? नहीं, या नकार नहीं बन गया? नकार नहीं दिया है। जो हमने एक प्रोग्राम चलाया था BS4 डोर टू डोर महाजन जागरण अभियान, इसमें हमने संविधान का सम्मान, सुरक्षा, संवर्धन की हमने प्रक्रिया अपनाई थी। इसके तहत फूले अम्बेडकर विचारधारा का विस्तार हुआ था और उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला। हमें देखने को लगा अभी चौधरी चरण सिंह को और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। अभी आपने देखा होगा हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने हैं। वो किस लिए बने हैं? उन्होंने किस लिए? क्योंकि हमारा जो संघर्ष है अब जनता के बीच में जा रहा है, हम जागरूक कर रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। हाँ, पार्टी के साथ जुड़ने में थोड़ा सा उनको शंका है, जब हमारा काम दिखेगा तो पार्टी के साथ भी जुड़ेंगे। नायब सिंह सैनी को अगर हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाया, उसकी देन फूले अम्बेडकर की विचारधारा है और जिसका प्रचार प्रसार पुराने सांसद बैकवर्ड क्लास को अपने ग्रिप में लेना। भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है वो बैकवर्ड क्लास को, क्योंकि राजकुमार सैनी
फुले अम्बेडकर विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं और उनके साथ ओबीसी समाज लग रहा है, एससी भी लग रहा है और उनकी ताकत बढ़ रही है। उनकी ताकत को घटाने के लिए नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ऐसा नहीं है कि हमारा काम की पहचान नहीं हुई, हमारे काम की पहचान हुई। तो आपकी जो पार्टी है वो कांग्रेस से भी किस तरह से अपने आप को अलग मान रही है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी 55-60 साल लगातार राज करा है, अगर देखा जाए तो 55 साल तो कम से कम करा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो सर ऐसा तो है, उसमें और आप में इसमें क्या डिफरेंस बहुत है? डिफरेंस है। कांग्रेस पार्टी में जो लोग बैठे हैं, पार्टी खराब नहीं है, पार्टी में कुछ मनुवादी लोग बैठे हैं, वो अभी भी हमें प्रधानमंत्री के लायक नहीं मानते। आपने देखा होगा पीछे जगजीवन राम सभी बड़े मंत्रालय पर रहे और सफल मंत्री रहे, लेकिन उनको प्रधानमंत्री के लायक नहीं माना गया। बाद में आखिरी में उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। पीछे रहे बूटा सिंह रहे, कांग्रेस ये बनाई थी ना। हाँ कांग्रेस ये बनाई थी। कांग्रेस पीछे ये बूटा सिंह आए थे, हाँ। वो हमारे अच्छे मंत्रालय में रहे, लेकिन 8 बार के सांसद थे, अच्छे मंत्रालय में रहे, लेकिन वो प्रधानमंत्री के लायक। अभी जो खड़गे साहब हैं एससी समाज से आते हैं, 9 साल के सांसद हैं, 9 बार के सांसद हैं, लेकिन अभी भी वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं। हालांकि ये कांग्रेस की विचारधारा, ये हमें ये लगता है एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ है, इसीलिए हम कांग्रेस का समर्थन नहीं करते। लेकिन भाजपा के हम घोर विरोधी हैं, क्योंकि उसने तो सब कुछ एक विशेष जाति के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, कुछ पूंजीपतियों को सब कुछ बेच दिया है। जो पैसा पहले सरकारी खजाने में जाता था, अब वो पूंजीपतियों के जेब में जा रहा है। वो बुर्ज खलीफा में फ्लैट खरीद रहे हैं, वो सैर सपाटा कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं। जो पैसा देश में खर्च होना चाहिए था, वो पैसा बाहर खर्च हो रहा, और इसीलिए देश में गरीबी आ रही है। इसलिए जो पहले 2022 तक 80 करोड़ 5 किलो राशन मुफ्त ले रहे थे, अभी ये 2023 में 81 करोड़ 35 लाख का आंकड़ा हो गया। ये मतलब ये दिन रात मेहनत करने वाली सरकार का काम है। और ये 5 किलो मुफ्त राशन, ये एक 800 रुपये का नहीं बनता अगर आज मार्केट रेट में आप खरीदे तो। और ये अगर साल का लगाए तो 9,500 रुपये का होता है। साल का 9,500 रुपये एक राशन दे करके सरकार उनको निकम्मा कह रही है, उनको मुफ्तखोर कह रही है, उनको कामचोर कह रही है, उनको देश पे बोझ कह रही है। तो अगर ये ऐसे हैं लोग हैं, तो फिर सड़कें कैसे बन रही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है, अगर वो लोग ऐसे हैं तो है? तो ये जो है इनकी मानसिकता है कि अमीर को अमीर बनाओ, गरीब को गरीब बनाओ। इसीलिए पेंसिल, रबड़, चाय पत्ती, दूध पे जीएसटी भारी भरकम है, और हीरा व्यापारी पे 3% जीएसटी। समझ गए आप? तो इनको ये देश की सारी संपदा को पूंजीपतियों के जेब में डालना है। इसलिए भाजपा तो देश की जैसे जनता के बीच अभी एक श्लोक कह लीजिए या नारा जो प्रचलित हो रहा है कि वे 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं। हाँ, बिल्कुल तो ऐसा उस बारे में क्या है? ये बिल्कुल देखो, ये संसद में राहुल गांधी ने ये बात कही थी, हम इस बात का समर्थन करते हैं। हम दो हमारे दो बिल्कुल ही सत्य बात है। तो हमारे कार्यक्रम आने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया कितने मिनट का? कर देना। मैं 3 मिनट बता रहा था। 17 मिनट बंद कर दिया ना कर